साथियों, गांव सरकार की 143वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा और एक गांव की लूट की ये 9वीं कड़ी है और गांव के लूट की ये शायद आखिरी कड़ी होगी। इसके बाद गांव की कड़ी के लूट की नहीं, फिर अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो है गांव की लूट का एक ऐसा सब विषय है जो आपको भी लगेगा कि इसके बारे में तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि ये लोग भी लूट सकते हैं। और ये लूटने वाले कौन लोग हैं? ये गांव के ही लोग हैं जो गांव को लूट रहे हैं। और ये गांव के कौन लोग हैं समझ लीजिए, ये नशेड़ी, लुहेड़े और लखेरे, ये गांव को लूट रहे हैं। और ये जो नशेड़ी और लुहेड़े और लखेरे कोई और नहीं है, यह गांव के वो नौजवान हैं जिसकी उम्र समझ लीजिए 15 साल से लेके 35, 40, 45 साल तक है। यही गांव के नशेड़ी हैं, कुछ लुहेड़े हैं, लखेरे हैं, ये भी गांव को लूटने में काम कर रहे हैं। और बाकी अभी जब जिनकी मैंने चर्चा की कि गांव की हत्या हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं, और मैंने ये भी चर्चा की कि गांव को कौन लूट रहा है, तो मैंने बताया कि किस तरह से नेता लूट रहे हैं, अफसर लूट रहे हैं और कैसे कैसे लोग लूट रहे हैं। लेकिन ये तो वो तो एक तरह से गांव के संसाधनों को लूट कर रहे हैं, गांव के लिए जो पैसा आता है उसका लूट रहे हैं। लेकिन ये जो गांव के नशेड़ी और लखेड़े और लुहेड़े जो हैं, ये समझिए गांव की आत्मा लूट रहे हैं। और ये कल्पना करिए कि अगर गांव की आत्मा लुट गई तो फिर गांव में कौन क्या बचेगा? और गांव की आत्मा नहीं रहेगी तो गांव में कौन रहेगा? और फिर गांव में कोई रहेगा नहीं तो गांव की क्या हालात होगी? और जब गांव की और इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ की 1 अरब लोग हैं, वहाँ गांव की आत्मा न रहे और उस गांव में कोई रहना ना चाहे तो ये देश का क्या होगा? कल्पना करिए। आप ये कल्पना करिए कि जिस गांव में इसमें तो जो प्रतिशत है इन लुहेड़ों की और नशेड़ियों की, करीब करीब हर गांव में 20% है। अगर आप ये धीरे धीरे जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बहुत जल्दी ये समझ लीजिए कि ये 50% हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस गांव में 50% नशेड़ी और लुहेड़े और लखेरे नौजवान हैं, उस गांव में क्या कोई शरीफ आदमी, कोई सज्जन आदमी, कोई मेहनत का काम करने वाला आदमी कोई गांव में रहना पसंद करेगा? फिर क्या होगा कि जैसे मौका मिलेगा फिर वो भागेंगे वहाँ से। और जब वो भागेंगे तो यही नशेड़ियों का, लुहेड़ों का पूरा का गाँव पर कब्जा रहेगा। और फिर एक सब गाँव को क्या बनाएंगे? पर फिर गाँव को अगर सारे गाँव को इनके हाथ में जब आ जाएगा तो देश क्या होगा? जब भारत में जो बहुत बड़े लोग ऊंची बातें करते हैं, विश्व गुरु बनेगा, इन नशेड़ियों, लुहेड़ों और लखेरों के सहारे आप भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? इतना ही गंभीर विषय है कि इस पर तो क्या किसी का ध्यान जाता नहीं। और आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने बड़े विकास की बातें, बड़े तरक्की की बातें, बड़े विज्ञान की बातें, लेकिन ये नहीं कभी किसी ने कहा कि गांव के नशेड़ियों, लुहेरे, लखेरों का जो तेज़ी से संख्या जिनके गांव में बढ़ती जा रही है, अगर उनसे गांव को नहीं बचाया गया तो फिर गांव का क्या होगा? फिर देश का क्या होगा? आप करते रहिए विकास, वो लूटते रहेंगे। आप करते रहिए वहाँ पैसा। हालांकि नेताओं को तो ये बहुत सूट करते हैं, जितने नशेड़ी, लखेड़े हैं और लुहेड़े हैं, क्योंकि इसलिए सूट करते हैं कि जब इनको कुछ इनके पास कुछ है, रह तो गया नहीं है नशेड़ियों, लुहेड़ों के पास, तो ये फिर इनके पास एक नेताओं के पीछे घूमते हैं। इनको चाहिए कि उनका सहारा बनते हैं और यही नेताओं के, अफसरों के लूटने का ये संसाधन, एक माध्यम बनते हैं। तो आज इन्हीं पर मैं आप बात करूंगा कि जो नशेड़ी हैं, लुहेड़े हैं, ये लखेरे हैं, ये किस तरह से गांव को लूट रहे हैं। और होता है कि से बहुत सारे नौजवान हमसे नाराज हों, लेकिन मेरा उनको नाराज करने का नहीं है, मुझे सिर्फ उनको एहसास कराने की ज़रूरत है। और नौजवानों के प्रति मेरा जो ये बात उठाने की जो दृष्टि है, सिर्फ उनको एहसास करने की ज़रूरत है ताकि वो उनका भविष्य संवर सके, वो देश के, अपने गांव के निर्माण में भूमिका अदा कर सकें और देश की भी भूमिका कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक सुखमय जीवन का निर्माण कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। इसलिए मैं उनको, भले वो हमारी पहली बात जब उनको नशेड़ी और नौजवानों को आप
किसी को नशेड़ी और लुहेड़े और लखेरे कहेगा तो उनको ये बर्दाश्त ना हो, लेकिन उनको बर्दाश्त मैंने कोई उनकी आलोचना करने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, या उनको कोई अपमानित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि इस तरह के जो लोग हैं जो उस कैटेगरी में आ गए हैं, परिस्थितियाँ बस आ गए हैं, उन नशेड़ी बन गए हैं, लोहेड़े बन गए, लखेड़े बन गए, परिस्थिति बस बन गए, इन लोगों का एहसास हो। और अभी भी वक्त है कि ये अपने को सुधारें और सुधार के अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का और देश के निर्माण में एक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सुख की जिंदगी जिए, ये मेरा उद्देश्य है। अब इनके बारे में जरा आपको बता दें कि ये नशेड़ी कौन है, लोहेड़े कौन है, लखेड़े कौन है। ये भाषा जो है ये प्रचलित भाषा इधर है, खास करके उत्तर भारत में और खास करके पूर्वांचल के में ये लखेरे और नशेड़ियों और लोहेड़ों की भाषा प्रचलित है। ये ऐसे लोग हैं, और नशेड़ियों को तो आप जानते हैं। देखिए इधर क्या हुआ कि ये गांव में एक बहुत विकट समस्या पैदा हुई, और उसकी पृष्ठभूमि मैं बता रहा हूँ। और मैं जब भी गांव में दौड़ा करता हूँ तो ये मैं अनुभव करता हूँ, और लोग बताते भी हैं। और जब भी मैं जाता हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें अधिक बढ़ता ही देखता हूँ। पहले 8-10 साल पहले गया, मान लीजिए कभी उदाहरण के लिए, तो वहाँ कुछ कम था, लेकिन जैसे जैसे मैं जाता हूँ तो और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका कारण क्या है, ये इसको मैंने कई बार समझा, मैं बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और पूरी तरह से समझ भी गया हूँ कि इनका कारण क्या है। अब हुआ क्या कि शिक्षा का विकास, शिक्षा बड़ी तेज़ी से फैला, और इसमें दो राय नहीं है कि गाँव में अब आपको मिल जाएगा कि 70-75% लोग गाँव में शिक्षित हैं, और सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। अब लेकिन शिक्षा का जो स्तर है गाँव में, वो इतना घटिया स्तर का शिक्षा का दिन प्रतिदिन बनता है कि हम लोग भी गाँव में पढ़े हुए हैं। हम लोगों के समय में भी आज से 75 साल पहले जो गाँव की शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही, कोई साधन नहीं था, संसाधन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। स्कूल का मतलब पेड़ और पेड़ के नीचे छात्र और अध्यापक, यही संसाधन था। लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था, हर बच्चे को जो पढ़ाया जाता था वो बच्चे ध्यान से पढ़ते थे, और अध्यापक उसको पूरे तन्मयता से और बिना किसी भेदभाव को उनको पढ़ाते थे। धीरे धीरे शिक्षा में गिरावट इतनी आई कि शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। अब लेकिन शिक्षा के स्तर पे फिर इम्तहान का भी, जो परीक्षा का स्तर, वो भी गिरता गया। अब हालत ये है कि गांव में 70-75, कहीं कहीं तो 90% आपको शिक्षित लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनका स्तर ये है कि उनको कुछ नहीं आता, ना वो ठीक से अपना व्यक्त कर पा सकते हैं। यहाँ तक कि केवल ये नहीं कि प्राइमरी से, ऐसे गांव में मिलेंगे कि वो प्राइमरी किए, इंटर किए, हाई स्कूल किए, एमए किए, बीए किए, मतलब हर पढ़ाई पढ़ ली, और एमए बीए करने के बाद भी उनका स्तर ये है कि न अपने को व्यक्त कर सकते हैं, कोई बात आप उनसे प्रश्न करिए, उस प्रश्नों का ठीक ढंग से न वो तो उत्तर दे सकते हैं और न उसको लिख सकते हैं। तो ये उनका स्तर है। दूसरा ये हुआ कि गाँव में ये पढ़ाई तो खूब, एमए बीए की पढ़ाई खूब कराया गया। किसी को इन 75 सालों में किसी को स्किल का नहीं मिला। स्किल एजुकेशन मतलब किसी को गुणवान बनाने की कोशिश नहीं की गई। पहले हमारी प्राचीन पद्धति थी कि पारिवारिक पद्धति थी कि जो आदमी, उसके माँ बाप जो काम करते थे उसी के काम को वो सीख लेते थे, और उस काम को सीख के कम से कम इतना होता था कि उस काम में वो निपुण हो जाते थे, वो हुनर उनके अंदर रहता था, और अपने जीविकोपार्जन का कुछ न कुछ साधन वो बना लेते थे। और चूँकि बचपन से वो करते जाते थे इसलिए उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। उदाहरण के लिए मान ली पंडित जी हैं, तो पंडित जी ये अपना पूजा पाठ करते थे और जाते थे लोगों के पास की लोगों का ये पूजा पद्धति, ये तमाम चीज़ें वो सीखते। तो धीरे धीरे उनका बच्चा उनको देखते देखते सीख लेता था। फिर पंडित जी के साथ वो आने जाने लगता था, और पंडित जी के साथ उसके बाद वो इतना कर लेता था कि छोटी मोटी इनकम अपने जीविकोपार्जन का वो कर ही लेता था। कि ये नहीं कि वो बहुत बड़ा धनवान बन जाता था, लेकिन उसको ये था कि कुछ नहीं मिलेगा, चलो अपने इस माले में पंडिताई से अपना जीविकोपार्जन करें। अब क्या हुआ, पंडित जी ने सोचा कि ये तो बहुत खराब काम है, ये पंडिताई, हम तो जिंदगी भर पंडिताई करते रहे, और लड़के को भी पंडिताई कराए। तो उन्होंने कहा इसको पढ़ाओ, उसको बड़ा स्कूल में भेजा,
गांव के स्कूल में गया, वहाँ कोई शिक्षा का स्तर था नहीं। फिर उन्होंने आसपास के गांव में इतनी हैसियत ही नहीं कि बड़े बड़े शहरों में भेज सके, तो वहाँ उन्होंने जाके उनको वहाँ भेजा और कहीं MA BA पास कर लिया। लेकिन MA BA पास करने के बाद तो न वो पंडिताई का सीख पाया और न ही शिक्षा को इस तरह की सीख पाया कि इसकी जो है अपनी बात को कह सके, लिख सके। और यदि ऐसा कर नहीं सकता तो उसे कोई जरूरत ही नहीं है कहीं किसी को ऐसे लोगों की। तो उसके अंदर कोई स्किल नहीं डेवलप हुआ, सामान्य शिक्षा उसके अंदर आ गई। जो गुण था, पारिवारिक गुण, वो भी खत्म, और बाहर में जब शिक्षा में गया तो वो भी कोई गुण उनमें विकसित नहीं हुआ। ये तो पंडित जी की हालत। अब मैं आपको यादव जी बताता हूँ। यादव परिवार में एक पारंपरिक व्यवसाय था, दूध का व्यवसाय था। सभी लोग गाय दूध रखते थे और दही है, घी है, ये है, वो है, अपने जो और वह काम तो करते ही थे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत पारंपरिक व्यवसाय था दूध का, और दूध में उनकी प्रवीणता थी और पूरा परिवार लग के उसको घर में स्त्रियां भी और बच्चे भी सब जान जाते थे कि कैसे गाय को खिलाना है, गाँव को बीमारी है या भैंस को बीमारी है तो उसको कैसे दूर करना है, और उसको कैसे उसके गोबर का क्या इस्तेमाल करना है। ये सब तमाम उनको धीरे धीरे उनको ये जानकारी पूरी हो जाती थी। तो अगर वो ये हुआ कि कोई जीविका पार्टी का साधन नहीं मिलता था तो 1-2 भैंस वो और बढ़ा देते थे और उसका पालन पोषण करके अपना जीवन में चलाते थे और बाकी अन्य कामों के लिए अपनी कोशिश करते रहते। अब उनको उन्होंने गांव यादव लोगों ने भी अपने बच्चों को, जैसे पंडित जी ने अब छोड़ के स्कूल भेज दिया, वैसे इन लोगों ने भी कहा कि नहीं ये सब बेकार है, ये भी भैंस पालेंगे, हम भी जिन भैंस पालते आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे। अब पढ़ाई की, पढ़ाई का स्तर वो था घटिया स्तर। तो MA BA करके और जब देखे तो बाजार में गए कि रोजगार मिले, तो ये रोजगार मिला नहीं, क्योंकि उस लायक थे ही नहीं, कोई हुनर था नहीं, केवल ये MA BA की सामान्य पढ़ाई कर लिए। अब ये जो लड़के जब निकले तो अब इन्हें क्या हुआ कि पंडित जी के लड़के को MA पास हैं, उनको पंडिताई अच्छा नहीं लगा। एक तो आता भी नहीं है और उनको पंडिताई करना आता बिल्कुल नहीं आता, तो पंडिताई बिना सीखे तो आ नहीं जाए। इन लोगों को क्या हुआ कि ये लोग MA BA पास कर लिए, तो कैसे इनको लगा कि अरे हम MA पास हैं और अब गाय का गोबर उठाएं, भैंस का हम गोबर उठाएं, तो बड़ी बेइज्जती का काम है, और मैं दूध बेचूँ और ये तो बेइज्जती का काम है। तो ये जो पारंपरिक काम था वो इन लोगों को बेइज्जती का लगने लगा, चाहे पंडित जी हों, चाहे यादव जी हों, और चाहे किसी जात के लोग जो है गाँव में जितने भी जात के लोग हैं। एक उदाहरण में क्या बताऊँ, ये 2 ही उदाहरण पर्याप्त है, इनको सबको अपनी बेइज्जती लगने लगी। अब जब ये काम पढ़ने निकलेंगे ना, तो अपने परिवार के काम उनको जो पारंपरिक था वो उसमें बेइज्जती लगेगी। तो जब बेइज्जती लगने लगेगी तो अब क्या काम है, तो न घर पे काम और बाहर लायक, बाजार में किसी लायक है नहीं। अब इनके ऐसे लड़कों को बस एक ही बताया गया कि बस नौकरी करो, पढ़ाई इसलिए करो कि नौकरी करनी है, और नौकरी तो सबको मिलनी नहीं है, और नौकरी में जो बहुत योग्य लोग हैं उन्हीं को मिलेगी। तो इसलिए अब तो धीरे धीरे सभी जगह कॉम्पिटिशन हो गया, और प्रतियोगिता में जब बैठेंगे तो पहले कुछ ज़माने में था कि सिफारिश से नौकरी मिलती गई, वो भी बंद हो गया। अब सब जगह कंपटीशन हो गया। अब ये जो कंपटीशन सब जगह हो गया तो कंपटीशन भी दूर दूर तक इससे इनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है कंपटीशन। अब ऐसे युवकों का एक निराशा या हताशा हो गई कि हमारी ज़िंदगी अब तो किसी लायक है नहीं। वो गांव में काम इनके लिए नहीं है, बाहर न गांव में काम है, न जो है भी उसको करना नहीं है, और बाहर को काम मिलना नहीं। ऐसे हालत में इनकी हालत ये हो गई है कि अब बस एक सहारा बचा, कुछ नशा करके अपने गम को भुलाओ। तो इस हताशा और निराशा को हटाने के लिए ये सारे नौजवान में शराब पीना शुरू की, नशा करना शुरू किया, बहुत कुछ नशे भी आ गए। फिर वो नशे का लत लग गया, और जब लत लग गया तो फिर तो आप समझ लीजिए कि एक बार नशे का अगर लत लग गया है तो फिर तो वो आदमी किसी लायक रह नहीं जाता। फिर वो ऐसे नौजवान दिन भर सुबह से शाम तक कि नशे के चक्कर में घूमते रहते हैं, और उसी चक्कर में सुबह हुआ नहीं कि शाम तक के जुगाड़ में कि कैसे नशा का जुगाड़ मिल जाए। कमाई है नहीं, पैसा आना नहीं है, तो पैसे के लिए क्या किया जाता है। जितने आप समझ सकते हैं कि गांव में गलत सलत काम जितना करना है, जैसे भी जहाँ से भी 4 पैसा पीने भर को उनको मिल जाए वो काम करते हैं। तो किसी को धोखा देना है, किसी को लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को चोरी करना है, या किसी गाड़ी का पहिया चुरा लेना है। स्कूलों में अगर स्कूल के बिल्डिंग में कहीं बल्ब लगा है तो बल्ब चुरा लेना है, कहीं कुर्सी मेज रखा हुआ है स्कूलों में तो वो चुरा लेना है,
पंचायत घर में भी अगर कोई सामान रखा हुआ है तो वो चुरा लेना है। मतलब चोरी, ये छीनाजोरी, उल्टे सीधे जितने भी आपराधिक कृत्य हैं उसमें इनको करना, क्योंकि उन्हें सामने पीना है। उसके अलावा जब नेताओं की नेतागिरी जो चलती है तो नेताओं को चाहिए कि उनके भीड़ जुटावे, उनके पीछे पीछे लोग 10 लोग उनके चले, उसमें इनको 200 एक बोतल और खाने को मिल जाता है और 100 रुपया मिल जाता है। फिर नेताओं के पीछे पीछे चुनाव में इनके बड़ी व्यवस्था हो जाती, थोड़ी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि चुनाव में नेताओं को चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को जो कि एक बोतल और एक बोतल चाहिए और 100 रुपया मिल जाए और खाने को मिल जाए, तो फिर तो गाँव में एक भारी अच्छी खासी नौजवानों की संख्या इनके नेताओं को मिल जाती है। यही मिलते हैं और तो कोई इनको शरीफ आदमी तो इनके पीछे घूमेगा नहीं, नेताओं के पीछे पीछे। तो ये जो है उनके ये इनका काम रह गया। अब ये एक और समस्या आएगी, अब इसी में इनका धीरे धीरे, मैं कह रहा हूँ ये शुरू हो जाता है 15-16 साल से। अब इनकी संख्या, अब उम्र बढ़ती जा रही है, 40, अब 40 साल तक पहुँच जाते हैं, 35-40 साल तक। इसके बाद चूँकि किसी लायक है नहीं, नशेड़ी हैं, कोई इनकी शादी ब्याह करता नहीं, और बिना शादी के ये घूमते रहते हैं। तो न इनके पास काम है और शादी हुई नहीं ताकि एक परिवार बने, परिवार भी नहीं बन रहा, न काम है न परिवार है, और नशे के चक्कर में इतना घूमते रहते हैं, न आचार और विचार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई संस्कार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब उनको तो पैसा पीने के चाहिए तो संस्कार कहाँ से विकसित हो गए। तो न इनके पास अपना ज्ञान है, न इनके पास संस्कार है, न इनके पास रोजगार है, और न इनके पास परिवार है। अब पत्नी मिली नहीं इनको। अब ये समझ लीजिए कि ऐसा नौजवान जिसके पास सब न हो, वही क्या करता है कि वही लुहेड़ा बन जाता है। लुहेड़ा मतलब बिना किसी काम के इधर उधर गाँव में घूमना, और लखैरा जिसको बोलते हैं कि कहो इधर घूम रहा, कहाँ जा रहा है, अरे कुछ नहीं, कोई पता, इधर उधर कभी। और फिर आप गाँव में घुसेंगे तो 4 लोग बैठे रहेंगे और उनसे पूछेंगे यहाँ क्यों बैठे हो, तो कहेंगे तो आपसे क्या मतलब, आपसे लड़ने से। तो कहीं 4 ये जितने ये 15 या 35 साल के अंदर आप नौजवान देखेंगे 4-4, 5-5 कहीं इधर उधर गांव में बैठे रहते हैं, वही लखरे वाली बातें करते हैं। हाँ, वो आप इस सबको मोबाइल आ गया, उस मोबाइल का इस्तेमाल भी खूब करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, वही अपने नशा और जो प्रवृत्तियाँ उनकी जो शादी ब्याह हुई नहीं है, तो आप समझ लीजिए जो उनकी सेक्सुअल प्रवृत्ति है उसी को देखते रहते हैं, उसी को संतुष्ट करते रहते हैं। उसी देखिए एक बिल्कुल एक विकृत मानसिकता के प्रति तेजी से उनका बढ़ते चले जाते हैं। अब पहले तो इनकी संख्या समझ लीजिए कि आज एक रिपोर्ट में आई है कि ऐसे नशेड़ियों और लुखेड़ियों की संख्या गांव में 20% तक पहुंच गई। हर गांव में 20% तक इनकी पहुंच गई, और इसमें तेजी से विकास हो रहा है। और देखिए और सरकार भी क्या करे, सरकार भी इसको खूब फायदा उठा रही है। आप ये बताइए कि इनके लिए आज तक आपने कभी सुना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने कहा कि जो देश में नशेड़ी गांव में जो नशेड़ी लखेड़े और लुहेड़े हैं, इनके किस तरह से इनको हम व्यवस्था में लाएं, कभी सुना आपने? नहीं। वो क्या करें, मुफ्त दो सामान गांव में। अब ये मुफ्तखोरी से इन लुहेड़ों के लिए बच सके, क्योंकि इन जितने लुखेड़े हैं इनको तो कुछ है नहीं इनके पास, तो जब मुफ्त में चीज़ें इनको दी जाती हैं तो ये बड़े खुश होते हैं, सबसे बड़ा आसानी से। एक बात तो ये नया सरकारों ने ये नया शुरू कर दिया है कि मुफ्त में चीज़ें दो, और मुफ्त को फायदा क्यों, यही सब उठाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं। तो उनको एक प्रभावित, तो इसलिए उनको सूट करता है कि इनके बदलाव ना करो, बस इनको मुफ्त में, इन लोहेड़ों को मुफ्त में खिलाते पिलाते रहो और इनसे वोट लेते रहो। तो ये स्थिति लोहेड़ों की बन चुकी है। अब ये देखिए कि ये हालत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो आय है नशे में, क्योंकि ये जो लोहेड़े लखेड़े बनते हैं ना, शुरुआत वहीं से होती है, नशे से। अब उत्तर प्रदेश सरकार में और 2 सरकारें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे राज्य हैं जहाँ की सबसे ज़्यादा शराब का से आय आते 20%। जो सरकार के रेवेन्यू है, जितना सरकार कमाती है, केवल शराब से 20%। और पहले मुझे याद नहीं है कि मैं बचपन में कहीं गांव में आसपास में कहीं शराब की दुकान देखता था। इस रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो 20% है, और ये रेवेन्यू कहाँ से बढ़ेगा? शहर में तो दुकान खुल चुकी है, शहर में तो जरूरत से ज़्यादा दुकान पहले ही से है। अब इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए गांव में, अभी तो गांव के चौराहों पर, कस्बों में दुकानें थी,
अब ये हो रहा है कि अब गांव गांव में रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए शराब के रेवेन्यू बढ़ाया जाए, ताकि मुफ्त में उन लिहोड़ों को पैसा दिया जाए। ये रेवेन्यू इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि वो मुफ्त में उनको बांटते रहेंगे, मुफ्त में जब उनको मिलता रहेगा तो हमारे साथ ही रहेंगे, सब हमारे साथ मुफ्त पे चीज पाते रहेंगे। तो शराब पहले पिलाओ और फिर उनको मुफ्त में खिलाओ, बस ये है सरकारों की नीति। खूब शराब पिलाओ और उसके बाद इनको मुफ्त में टुकड़े फेंको और फिर ये जिंदगी इनकी इसी तरह से चलाते रहो, ताकि आपको ये सब वोट देते रहे, मुफ्त में पाते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। ये है सरकारों की नीतियाँ। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये लुहेड़े और लखेड़े पैदा करने के लिए ये कोई और नहीं कर रहा, ये सरकार मतलब नेता और अफसर पैदा कर रहे हैं। यही सरकार है ना, जब मैं सरकार कहता हूँ तो बोले नेता और अफसर यही पैदा कर रहे हैं। इन्होंने एक प्लानिंग योजना बना रखा है कि हमें गाँव गाँव में लुहेड़े और लखेड़े पैदा करना है, वही कर रहे हैं। ये गाँव में नशेड़ी लुहेड़े लखेड़े, नहीं तो गाँव गाँव में आप कोई भी सरकार क्या गाँव में खुलेगी? आप जब, मुझे याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अपने मतलब युवा काल तक की हमारे गांव के आसपास कोई शराब की दुकान थी और जाके देखिए हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं ना कहीं शराब की दुकान मिल रही और भी खुलता जा रहा है। ये खुलता है बहुत आसानी से। आपको कोई सब्जी मिले चाहे ना मिले गाँव में, लेकिन शराब आपको गाँव में घर पर दरवाजे पर आप आके पहुँच जाएगी। सब्जी अगर खोजिए तो शायद 5-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन शराब आपको दरवाजे पर आके पहुँच जाएगी। ये इन लोगों ने इस तरह से गांव में बनाते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अच्छा, अब ये कैसे ये लूट रहे हैं गाँव? जब ये लुहेड़े ही रहेंगे गांव में, मान लीजिए कोई योजना आती है गांव के विकास के लिए, ये लुहेड़े क्या करते हैं कि पहले तो उस विकास में जो विकास करते के लिए कोई योजना की, उस योजना में किसी न किसी तरह से उसको ऐसा करेंगे कि उसमें उनको कुछ टुकड़ा, उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाए, कमीशन मिल जाए, नहीं तो वो न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, ठेकेदार को परेशान करेंगे, उनको करेंगे ताकि कुछ पैसा दे। और ठेकेदार क्या करता है, बोतल खरीद के उनको देता है, ये इस तरह से वो, तो उसका जब ठेकेदार उसका पैसा इनके ऊपर खर्च करेगा तो ठेकेदार वो विकास के काम में उस तरह से करेगा नहीं, जैसा विकास हो रहा है उसमें से अपना कटौती कर देगा, क्योंकि इन लिहोड़ों को संतुष्ट करना है। इनको किसी योजना के बारे में पता नहीं है। कोई भी मीटिंग होगी ग्राम पंचायत की, गाँव सभा में, ये लिहेड़े वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करें, क्योंकि इनको तो चाहिए नहीं उससे विकास है, इनको तो चाहिए शराब। अब शराब तो देगा नहीं ग्राम पंचायत में, इनको तो चाहिए वही लखरापन, कुछ आता जाता है नहीं, कोई तो है, कोई काम ही नहीं मिलेगा। तो ये उस गांव की पूरी व्यवस्था, जो कुछ भी उस गांव में अच्छे ढंग से नियमों के हिसाब से कोई अगर कार्यक्रम चल रहे हैं, व्यवस्था चल रही है, गांव में मोटिवेशन हो रहा है लोगों को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, सब में ये बाधा तत्व बनते हैं। तो इसीलिए जो गांव का विकास न होने में ये सबसे बड़ा योगदान करते हैं कि इस तरह विकास होता है। लोड़बाजी करते रहते हैं कि आपको माहौल को बिल्कुल विकृत करते रहेंगे, क्योंकि उनका तो ध्येय दूसरा हो जाता है ना। दूसरी बात है, अब ये क्या, जब यही गाँव में होगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि गाँव की आत्माओं को खत्म करें। अब गांव में आप देखिए, गांव का एक पहचान, मैंने बहुत पहले आपको इसमें इतनी कड़ियों बताया कि गांव की पहचान होती थी। गांव की पहचान होती थी कि गांव में सद्भावना है, गांव में लोगों पर नैतिक बल होता था, नैतिक चरित्र होता था, लोग दूसरे की मदद करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, लोगों को एक सामाजिक एक आपस में एक ऐसी भावना होती थी कि एक दूसरे का सम्मान करना है, सबका सहयोग करना है। लेकिन ये सारे लुहेड़े इन्हीं सारी चीज़ों को तोड़ते हैं, एकदम उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो नष्ट भ्रष्ट जब ये कर देंगे तो फिर ये गांव का आत्मा क्या रहेगी? तो गांव की आत्मा को तो जिस तरह से ये अपने गांव के विकास और प्रगति को तो में बाधा डाल कर उसको लूटने, खुद न लूटें, लुटवाते हैं और फिर उसमें हिस्सा लेते हैं। तो पहले जितने जो गाँव के विकास में जो लोग भी कार्यक्रम होते हैं उनसे कहते हैं कि लूटो, हम तो ही हैं, उनको लुटवाएंगे, और जब लुटवाएंगे तो फिर उसमें हिस्सा पाएंगे। तो एक तो उस तरह लूट रहे हैं, दूसरे गांव की पूरी सभ्यता, संस्कृति और उसके गांव के माहौल, उनके गांव के आपस में सहयोग और आपस में जो था उस माहौल को भी विकृत कर देते हैं। एक और सबसे बड़ी बात है कि अभी बताइए, जब इनके 40 साल पहले एक गाँव में, इस समय मैंने अनुभव किया है कि 20% ऐसे हैं नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई 40-50 साल। कितनी बड़ी समस्या आगे खड़ी होगी इस गाँव में। और ये समस्या को आप समझिए कि गांव में शादी अगर नहीं किए हैं 40 साल 50 साल तो घूमते रह गए, तो गांव में किस तरह से ये विकृतियाँ फैलेंगी।
एक बात है, देखिए सब आपको जरा मैं मुझे भी कहने में संकोच लग रहा है, लेकिन कहना जरूरी है कि गांव में एक भूख होती है भोजन की भूख, और दूसरी भूख होती है सेक्स की भूख। और ये नौजवान तो ये पूरी तरह से उसमें गिरफ्त में आ गए, खाने की भूख में भी और सेक्स की भूख में आ गए। खाने की भूख में ये है कि कुछ करते नहीं तो शराब से किसी तरह से अपना जीवन चला रहे, और सेक्स की भूख में है कि समय से शादी नहीं हुई तो वहाँ की भूख में। तो ये जो भूखे ये लोग हैं नौजवान, ये गांव के हालात को किस तरह से बिगाड़े हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन समस्याओं को ये नेता नहीं खत्म करेंगे। अफसर उनके लिए तो बहुत सुविधा है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, वोट ले जाइए, 2 बोतल शराब दे दीजिए, वोट ले लीजिए, 2 बोतल और कुछ पैसे दे दीजिए और वोट ले लीजिए। इतना आसान है इन लोहेड़ों से वोट लेना, अपने भी देंगे और दिलवाएंगे भी। जब चुनाव आता है तो महीने भर इनको लिए आराम हो जाता है कि रोज शराब मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है, मुर्गी मिल रहा है, और नेता दे के माहौल को खूब बनाए रहते हैं। और जब वोट आता है तो भाई उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको तो लत है ना, तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनको यही चाहिए उस समय हम शराब भेजें। तो नेताओं को और अफसरों क्या चाहिए, क्योंकि गांव में जाएं तो 4 लखरे रहें, जो उनके साथ रहें, उनको उनके कर्मचारियों को बेईमानी से बचावें, उनको बेईमानी करें, उसमें इनको टुकड़ा फेंक दें और रुक नहीं। तो ये अफसर ये तो चाहेंगे, ये जाएगी। तो आप बताइए गाँव, ये 6 लाख गाँव ये किस तेजी से बर्बाद हो रहा है, इस पर किसी को ध्यान नहीं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं देश में, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आएगा आने वाला समय दिखेगा, तब लोग महसूस करेंगे कि जो बात आज हो रही है उसकी कितना उसकी प्रासंगिकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये गांव सरकार इस पर केवल एक ही चीज़ रोक लगा सकती है, और वो है गांव में गांव में ऐसे गांव का मैंने उदाहरण आपको दिया है कि वहाँ कोई भी उस गांव में अगर शराब पिएगा तो उसके जुर्माना लगेगा, और पूरा गांव सख्ती से पालन करता है। कोई भी गाली देगा एक सब, उसका पालन होगा। उस गांव ने तमाम नियम बना रखे हैं कि जो लोगों ने ऐसा करेंगे ये माना, और कोई भी 4 आदमी बैठ के बकवास फालतू बात नहीं करेगा। और CCTV कैमरा लगी हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं 4 आदमी नौजवान बैठ के फालतू बात कर रहे हैं। तो उस गांव वालों ने वहाँ रुक लगा रखा है कि अगर 4 आदमी बैठे हैं तो तुरंत खबर करो, और पूछा जाएगा कि भाई क्यों यहाँ बैठे हो, कोई काम नहीं है? काम नहीं, जाओ काम करो। काम भी गाँव वाले कहते हैं जाइए काम करके आओ। तो ये एक गांव ने करके दिखाया है, और मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से उस गांव को आपके बारे में समझाया कि किस गांव वाले लोगों ने लगा रखा, और बहुत बड़े बोर्ड पर लिख दिया सारे नियम गांव का लगा दिया। गांव सरकार बनेगी तो उसी से ये धीरे धीरे ये नियंत्रित होगा, और कोई तरीका नहीं है इन लोहड़ों से और लखैरों से, उन नशेड़ियों से मुक्ति पाने। अगर आप गाँव सरकार नहीं बनवाएंगे तो पूरा का गाँव, पूरा देश ही नशेड़ियों लखेड़ों का देश हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र जिस तरह से तेजी से शराब, शहर में 17% अभी शराब पीते हैं, गांव में 20%। जो लोग कह रहे हैं कि गांव में बहुत जल्दी शराबी 25% है, शहर में कुछ कम हो रहा और गांव में तेजी से शराबी बन रहा है। और उत्तर प्रदेश क्या बात है, कोरोना में एक दिन में 1 लाख करोड़ का शराब बिका था। बताइए, ये हालत है कि शराबी उत्तर प्रदेश में शराब की जिस तरह से वृद्धि हो रही है पीने वालों, और ये गाँव तक फैले। तो यही जिस तरह से आप लखेरों का ये फैक्ट्री बनते जा रहे हैं गाँव, और उस तरह से आने वाले समय में मैं नहीं समझता कि ये जो भारत की जो आज देश की जो दुर्दशा होने वाली है, उसका एक अभी से आप सोच के आपको एक भाव लग रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक नई ये जो लखेरों की और नशेड़ियों की और लुहेड़ों की जो गांव में द्वारा जो लुटाई हो रही है उसको भी हम जानें, और इस नाते भी आप समझिए, कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके गांव सरकार बना के कम से कम इन पर तो अंकुश लग सकता है, और ये अंकुश लगेगा तो यही नौजवान हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। क्योंकि जब गांव से कमाएंगे, इनको गांव में काम देंगे, गांव में काम लेंगे, इनसे इनको संस्कारित करेंगे, इनको गलत कामों से रोकेंगे, इनको हर तरह से सहयोग करके इनको ठीक करेंगे। शराब की दुकानें गांव में आने नहीं देंगे, दूर दूर तक शराब के आसपास दुकानें में नहीं आने देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। हम ही नहीं कहते एक ही दिन में ठीक, लेकिन गाँव सरकार जब इस पर गाँव सरकार ही ध्यान दे सकता है, तब ध्यान देगा तो धीरे धीरे इन चीज़ों से मुक्ति। और यही नौजवान हमारे लिए बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं, और हमारे
अपने अपने को चमकाएंगे, परिवार को चमकाएंगे, गांव को चमकाएंगे और फिर देश को चमकाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, जितना जल्दी आप इसको समझ सकें उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।